हेलो दोस्तों। तो आज हम अपनी इकोनॉमी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पीवाईक्यूज़ हैं जो भी हमारे बहुत सारे पीसीएस में, यूपीएससी में, अदर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और इसमें फर्स्ट चैप्टर भी जो है हमारा वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसे है उसके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है इंडिया एम्स टू अचीव द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024। इंडिया का एम है कि वो अचीव कर लेगा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को 2024। हालांकि ये टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि 2024 चल रहा है, बट इंडिया ने उस टाइम पे ये एम लिया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2019 envision making India a $5 ट्रिलियन economy and a global economic powerhouse by 2024. With that target, India would become the third largest economy in the world. India aim to achieve the $5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट बाय 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को अपने वर्ड्स में समझा देती हूँ। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जो ना तो प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, ना ही प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। वो सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म के कहीं बीच में लाई करती है, उसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर हमारे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही वर्क करते हैं। बट जो हमारी इकोनॉमी है थोड़ी सी हमारी बायस होती है पब्लिक सेक्टर की तरफ। जो कोर एरियाज होते हैं वो पब्लिक सेक्टर मैनेज करती है एंड अदर एरियाज लाइक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वगैरह हमारी पब्लिक सेक्टर वो प्राइवेट सेक्टर मैनेज करती है। उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर है मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स वेयर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी, वेयर प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टेड बाय हैवी डोज ऑफ स्वदेशी इन नेशनल इकोनॉमी, वेयर द सेंटर एंड स्टेट आर इक्वल पार्टनर्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी, जहाँ वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पर हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशंस भी देख लेते हैं हम। मिक्स्ड इकोनॉमी इज वेरियसली डिफाइंड एज इकोनॉमिक सिस्टम blending elements of market economy with element of a planned economy, capitalism with socialism, free market with state interventionism, or private enterprises with public enterprise. Hence, mixed economies refer to the economic system in which both public and private sector coexist and the government encourage both sector to develop simultaneously. तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही होते हैं, गवर्नमेंट दोनों को ही एनकरेज करती है। बस जो हमारे कोर एरियाज़ होते हैं मोस्टली वो हम क्या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर के पास, पब्लिक कंपनीज़ के पास होते हैं, और जो हमारे नॉर्मल सेक्टर्स होते हैं वो हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को दे देते हैं, जैसे कि हमारा एटॉमिक एनर्जी वगैरह है पब्लिक सेक्टर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया मीन्स, उसका क्या मतलब है। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। फिर अगेन वही क्वेश्चन आया, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है, तो यहाँ पर मिक्स्ड सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। मैं आपको चारों टर्म्स का मतलब बता देती हूँ। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर एवरी इंडस्ट्री, हर एक चीज़ को एक गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। नॉट 100% सोशलिज्म, बट हाँ मोस्टली जो कंट्रोल होता है इकोनॉमी में, जो भी मार्केट होते हैं कंट्रोल होते हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रशिया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पर गवर्नमेंट का बिल्कुल बहुत ही लेस इंटरफेरेंस होता है इकोनॉमी में, फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, वहाँ पर सब कुछ मार्केट एडजस्ट करती होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे हमारी यूएसए हो गई। और गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी ये कहती थी, गांधी जी के प्रिंसिपल्स ये थे, जो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा डीपीएसपी में, गांधी जी के प्रिंसिपल्स ये थे, वो कहते थे कि गवर्नमेंट को वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। जो पुअर सेक्शन है या जो वनरेबल सेक्शन ऑफ द कंट्री है उसकी वेलफेयर के लिए भी गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, इसलिए सोशलिज्म होना चाहिए। ये थे गांधीयन प्रिंसिपल। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको भी हम रीड कर लेते हैं। Indian economy is a prominent example of mixed economy. A mixed economic system is a system that combines aspects of both capitalism and socialism. A mixed economic system both private property protect private property and allow level of economic freedom in use of capital, but also allow for government to intervene in economic activities in order to achieve social aims. वही मैंने बताया ना, आप लोगों की क्या होता है कि यहाँ पर एक फ्रीडम तो होती है कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी होता है ताकि वो सोशल एम, जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, या जितने वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, स्कीम्स वगैरह होती हैं, उनको रेगुलेट कर सके, उनको मैनेज कर सके। मिक्स्ड इकोनॉमीज टिपिकली मेंटेन प्राइवेट ऑनरशिप एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बट ऑफन
under government regulation and socialize selected industries that are deemed essential or that produce public goods. Gandhian socialist economy is based on decentralization and equal distribution of resources without any exploitation and violence. Self-employment and self-reliance are key features of Gandhian self-sufficient economy. तो गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी यही थी, वो डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड थी. वो चाहते थे कि जो क्या बोलते हैं वो है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो सबको इक्वली एलोकेट हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ रिलायंस हो. तो ये थी हमारी गांधीयन प्रिंसिपल इकोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, मिक्स्ड या नन ऑफ द अबव. तो अब मिक्स्ड इकोनॉमी ऑब्वियस हमने ये पढ़ाई है. विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव. इंडिया किस टाइप की इकोनॉमी है? इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है. इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडिया एज फूड डेफिसिट इकोनॉमी, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी और कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी. तो यस, फूड डेफिसिट इकोनॉमी तो नहीं है, इंडिया में फूड सरप्लस होता है. ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी भी नहीं है, हमारा अक्सर ट्रेड डेफिसिट में होता है. कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी भी नहीं है. बट हाँ, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अच्छी है, तो हम कह सकते हैं इंडिया क्या है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी है. इंडिया जो है हमारी क्या है, लेबर सरप्लस है. हमारे यहाँ पर लेबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है. इंडिया इज क्लासिफाइड एज लेबर सरप्लस इकोनॉमी बिकॉज इट्स लार्ज पॉपुलेशन विद एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स विलिंग टू वर्क एट अ सबसिस्टेंस वेज. आप लोग सबसिस्टेंस वेज यहाँ पर एक कीवर्ड समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है. सबसिस्टेंस वेज वो होता है जो उसमें जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें ना कम से कम में भी हम अपना गुजारा कर लेंगे. तो इंडियन वर्कर्स क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा वेज की डिमांड नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है. और इसकी वजह से क्या है कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है. तो अगर थोड़ा भी लोगों को वेज मिल जाता है तो वो रेडी हो जाते हैं काम करने के लोअर वेजेस में भी. तो उसी को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस वेज. इंडिया इज प्रोजेक्टेड हैव अ स्किल्ड लेबर सरप्लस अराउंड 245.3 मिलियन वर्कर्स बाय 2030. अब आप देख लीजिए कितना हाई लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा इंडिया में, ओइंग मेनली टू इट्स वास्ट सप्लाई ऑफ वर्किंग एज सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम टू बूस्ट वर्कर्स स्किल. An underdeveloped economy is generally characterized by low per capita income, low rate of capital formation, low dependency ratio, workforce largely in the tertiary sector. तो इसका आंसर ए होगा. कोई भी अगर अंडर डेवलप इकोनॉमी है तो पहली बात तो वहाँ लो पर कैपिटा इनकम होगी. कुछ लोगों की इनकम बहुत हाई होगी बट अदर लोगों की इनकम जो है वो काफ़ी लो होगी. सेकंड, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है आप कैपिटल, जैसे रोड बना रहे हैं, रेलवेज़ बना रहे हैं, तो जैसे कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, आगे जाके ये और मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी. या लोगों को एजुकेशन अच्छा दे रहे हैं, आप लोगों को हेल्थ अच्छी दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो कोई ऐसी फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ बनाना जो आगे जाके आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे, उसे हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. तो जो अंडर डेवलप इकोनॉमी है वहाँ पर इंफ्रा इतना अच्छा नहीं होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पर लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हो पाता है, इसलिए वो अंडर डेवलप हो जाती है. तो इसका ऑप्शन होगा ए फर्स्ट एंड सेकेंड. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. An underdeveloped economy is generally characterized by low per capita income, high rate of population growth, excessive dependence on backward agriculture, low rate of capital formation, high level of unemployment and underemployment, low level of living, high level of poverty and illiteracy, technical, industrial backwardness, etc. Low dependency ratio and workforce largely in the tertiary sector are features of developed countries. ये सारी वो है हमारे रीजंस है जिसकी वजह से कोई भी इकोनॉमी जो है अंडर डेवलप होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन दैट इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. तो यहाँ पर क्या ऑप्शंस दिए हैं हमें. इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, स्लोवर रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर. तो यहाँ पर आएगा नन ऑफ दिस. अब यहाँ पर बोला है कि ऐसा क्या रीज़न है कि इंडिया जो है एक अंडर डेवलप इकोनॉमी है. इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है ना कि जो हमारे यहाँ पर 1% लोगों के पास ना मोर देन 50% ऑफ वेल्थ है, और लेस देन 50% ऑफ वेल्थ जो है हमारे यहाँ बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है 90% लोगों में, और 10% लोगों के पास मोर देन 50% वेल्थ है. तो इस वजह से हमारे यहाँ पे इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है. हमारे यहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज़्यादा है, स्लोवर रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम. इसकी वजह से हमारा जो क्या बोलते हैं वो नेशनल इनकम का जो इंक्रीजिंग रेट है वो स्लो है. मतलब एवरी ईयर हम इंक्रीज तो हो रहे हैं बट बहुत ही लोअर पेस से हो रहे हैं.
डेट इंडिया इज़ अ अंडर डेवलप इकनॉमी, इस वजह से इंडिया जो अंडर डेवलप इकनॉमी है। वाइल चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि जो चेंज हो रहा है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में, इज़ नॉट अमंग कैरेक्टरिस्टिक अंडर डेवलप इकनॉमी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये सारे रीजन्स हैं कि जो इंडिया है वो अंडर डेवलप है। ओके, तो नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट दैट इंडियन इकनॉमी इज डेवलपिंग कैटेगरी, इसमें से कौन से फीचर्स है जो इंडिकेट करते हैं कि जो इंडियन इकनॉमी एक डेवलपिंग कैटेगरी में आता है, क्योंकि लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री जो इंडिया है। ऑक्यूपेशन इज मेनली एग्रीकल्चर, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन। तो इसका हमारा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑक्यूपेशन जो है मेनली आज भी एग्रीकल्चर है, डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल है। तो पहले मैं आपको इनका मतलब ही समझा देती हूँ। ऑक्यूपेशन मेनली एग्रीकल्चर, मतलब हमारे यहाँ पे वैसे एक जो कंट्री होती है वो मूव करती है प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर एंड एलिड सर्विसेज से सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग होता है, देन टर्सरी सेक्टर जो हमारा होता है सर्विसेज। बट इंडिया ऐसी कंट्री है ना जो डायरेक्टली जंप कर गई फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में। हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है बहुत ही लो है, हमारे यहाँ पे सब पीपल एग्रीकल्चर में है या फिर टर्सरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे ना काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे ही सीमित है, प्राइमरी सेक्टर पे, जहाँ पे आउटपुट हमारा काफ़ी लो है। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट लाइक जैसे कि एक फार्म लैंड है, वहाँ पर हमारे पास हमें नीड है सिर्फ 4 लेबर्स की, बट वहाँ पर फैमिली के 8 मेंबर काम कर रहे हैं। तो जो अदर 4 लोग हैं जिनकी हमें नीड नहीं है बट वो फिर भी उस फार्म लैंड पे काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयड है। और जहाँ पर जितनी सफी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग, जब ज़्यादा लेबर सरप्लस काम करता है वहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। और हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो आप जानते ही हैं, लिटरेसी रेट अभी भी इतना अच्छा नहीं है हमारे यहाँ पर, हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी हमारे यहाँ पर पुअर क्वालिटी का है। लेबर सरप्लस तो है पर हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। बाकी सॉल्यूशन में देखते हैं उन्होंने क्या क्या दिया है। इंडियन इकोनॉमिक्स कैरेक्टराइज डेवलपिंग इकोनॉमी द फॉलोइंग: लो पर कैपिटा इनकम, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, high rate of population growth and overpopulation, existence of chronic unemployment and discussed unemployment, poor rate of capital formation बहुत कम है हमारे यहाँ पे, low level of technology, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी विलेज एरियाज में हमारे पास इंफ्रा काफ़ी कम है, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मार्केट इनपरफेक्शन, लो लेवल ऑफ लिविंग ऑफ एन एवरेज इंडियन एटसेट्रा। ये सारे रीजंस हैं कि इंडिया जो है एक डेवलपिंग इकनॉमी है बट अभी डेवलप नहीं हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन इकनॉमी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, इंडियन इकनॉमी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे? अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकनॉमी, अ डेवलपिंग इकनॉमी, एंड अंडर डेवलप इकनॉमी, और डेवलप्ड इकनॉमी। तो अभी हमने पढ़ा एक डेवलपिंग इकनॉमी की तरह हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन इकनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री, लोअर कैपिटल इनकम, लोअर पर कैपिटा इनकम, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर होगा हमारे पास प्रीडोमिनेंस है एग्रीकल्चर का, ये बात सही है। बट अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम ऐसी कंट्री हैं जो प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्सरी सेक्टर पे स्विच करके, मैं हमारे यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाया। तो यहाँ पर प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री तो होगा नहीं, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। लो पर कैपिटा इनकम, यस हमारे यहाँ पे अगर हम, वैसे तो हमारी जीडीपी बहुत हाई है बट अगर हम पर कैपिटा इनकम निकालें तो लो आएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत मैसिव है, तो इसमें आएगा हमारा आंसर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या सॉल्यूशन में दिया है। इंडस्ट्रियल डोमिनेंस इज एन इंडिकेशन ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी एज इंडिया इज डेवलपिंग इकोनॉमी, सो इंडस्ट्रियल डोमिनेंस इज नॉट वन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अदर इंडिकेशंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो शायद क्वेश्चन मिस हो गया, ओके मैं गैस करती हूँ। क्वेश्चन शायद ये होगा कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, तो इसका आंसर भी डेवलपिंग इकोनॉमी ही हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। In a developing economy, there are changes in the framework of production, form of production, and also in the goods produced in it. Social relations also changes along with development. At present, economy of India is characterized as a middle income developing market economy. Next question है हमारे पास, which of the following is a non-economic element in growth of country? Social behavior, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज। तो जो हमारा सोशल बिहेवियर है वो नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट होता है किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए।
यहाँ पे ना दिया है फैक्टर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो तरह के फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी रिसोर्सेज। अगर हमारे पास, जैसे हमारे साथ क्या होता है, हमें जब हम कोल और पेट्रोल को इम्पोर्ट करते हैं और अगर कोल और पेट्रोल के प्राइस हाई होते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा इम्पोर्ट उनको जो वो प्राइस हाई होता है, इस वजह से हमारे मार्केट जो हमारे अदर प्रोडक्ट्स हैं उनका भी प्राइस बढ़ जाता है। तो एक तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, वो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर को डिसाइड करते हैं। लेबर फोर्स एंड पॉपुलेशन कैसी है, कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है, हमारा लेबर स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, अगर R&D अच्छा हो रहा है तो आपकी इकोनॉमी जो है बूम करती है। कैपिटल आउटपुट रेशो एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एक वर्ड है कैपिटल आउटपुट रेशो, मैं आपको बताती हूँ। कैपिटल आउटपुट रेशो मतलब जो हमारा कैपिटल आउटपुट हो रहा है वो कैसा है, उसका रेशो कैसा है। मतलब हम थोड़ी लागत में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट कर ले रहे हैं, हमारे मतलब रॉ मटेरियल्स चीप हों, हमारे क्या बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो और हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा हो, तो वो होता है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो कि कैसा आ रहा है, हम कम लागत में अच्छी चीज़ें बना पा रहे हैं या हमारा क्या बोलते हैं कॉस्ट ज़्यादा है उस हिसाब से हमें प्राइस कम मिल रहा है, इसे बोलते हैं हम कैपिटल आउटपुट रेशो। देन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं, सोशल कंपोनेंट कैसे हैं, रिलीजियस कंपोनेंट कैसे हैं, पॉलिटिकल, कहीं ना ये जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं ये भी हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट ये अलग तरीके से करते हैं। लाइक सोशल कंपोनेंट, रिलीजियस कंपोनेंट, पॉलिटिकल कंपोनेंट, इंटरनेशनल कंपोनेंट, साइंटिफिक कंपोनेंट। जैसे मैं आपको एक रिलीजियस कंपोनेंट का एग्जांपल दूं, टूरिज्म एक्टिविटी जो होती है, जो हमारे टेम्पल्स हैं, मॉस्क्यू हैं, या जो भी हमारे क्या बोलते हैं रिलीजियस वो हैं, कई बार वो रिलीजियस मोनूमेंट्स हैं वो एक टूरिज्म एक्टिविटी की तरह वो काम करते हैं और इससे हमारे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलता है जिससे हमारी इकोनॉमी भी बूम करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसमें से कौन सा नहीं पार्ट है सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आइडेंटिफाई बाय गवर्नमेंट। ऑयल सेक्टर रिफॉर्म्स, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, लीगल सिस्टम रिफॉर्म्स, एंड फोर्थ ऑप्शन शायद नहीं प्रिंट हुआ, तो इसका आंसर होगा लीगल सिस्टम रिफॉर्म्स। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, LPG रिफॉर्म्स थे जो हमारे 1991 में हुए थे, एंड देन उसके बाद कुछ और रिफॉर्म्स किए गए जिनको हम सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स बोलते हैं। अमंग above mentioned option except the reform in judicial system, all other options are identified as a part of second generation of economic reforms by the government। जैसे ऑयल सेक्टर रिफॉर्म, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म जो भी होता है गवर्नमेंट में हमारे सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में आते हैं, अदर देन लीगल सिस्टम रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंश्योर इंटरेस्ट ऑफ। जो इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो एंश्योर करता है इंटरेस्ट पर्सन, स्टेट एंड पर्सन बोथ, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आएगा स्टेट एंड पर्सन बोथ। इंडिया जो है एक मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी है, अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इज स्टेट गवर्न वेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर is in the hand of a person. Thus, the Indian model of development protect interest of both state and individual. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इसको हम यहीं तक करते हैं। अगली सीरीज़ में मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा ताकि फिर मैं कुछ दिनों बाद एक्सप्लेनेशन वीडियो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स भी लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।